वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। अब अस्थमा सबके दिमाग में क्या चीज थिंकिंग ला रहा है कि क्या है कि अगर किसी को कोई डस्ट की कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको खांसी होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और इसी चीज़ को हम बोलते हैं अस्थमा। लेकिन अस्थमा का दूसरा नाम ओपीडी भी होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओपीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब अस्थमा की डेफिनेशन करते हैं। अस्थमा इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिजीज। अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसके अंदर कोई रुक मतलब कोई स्टॉपेज आ जाए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट किसी चीज़ को, कोई चीज़ अड़ जानी, और रिवर्सिबल मतलब वो दोबारा से ट्रीट हो सकती है, वो अस्थमा वाला पेशेंट दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल लुमन। जो ब्रोंकियल वॉल्स होती है, जैसे ये वॉल्स है ब्रोंकाइल्स की, तो जो उसकी वॉल्स है वो हो जाएंगी नैरो नैरो हो जाएगी, मतलब जो उनका साइज है वो छोटा हो जाएगा और उनका हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स हो जाएगा टू सर्टेन स्टिमुलाई। सर्टेन स्टिमुलाई मतलब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, या तो डस्ट की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हाइपर एक्टिव स्टिमुलाई में डस्ट की बात कर सकते हैं। और जिस वजह से क्या होएगा, पेशेंट को वीजिंग होएगी। वीजिंग होते हैं ज़, मतलब जैसे वो नहीं होती मधुमक्खी, वो ज़ करती है, वैसे वाली साउंड। डिज्निया, सांस लेने में दिक्कत, कफिंग हो जाएगी, खांसेगा पेशेंट। और चेस्ट टाइटनेस, मतलब पेशेंट को क्या हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस, उसको ऐसे लगेगा मेरी जो छाती है वो बहुत ज़्यादा टाइट टाइट है। अब ये जो अस्थमा है, ये 3 स्टेप प्रॉब्लम है। पहला स्टेप है एयरवे इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या हो जाती है, एयरवे की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से क्या होएगी, जो एयरवे है, जो ऐसे ल्यूमन है, उसकी स्वेलिंग की वजह से जो उसका एरिया है वो नैरो हो जाएगा। सेकंड स्टेप है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। मतलब जो अगर कोई भी हाइप स्टिमुलाई होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स, कोई भी अदर स्टिमुलाई होएगा, जैसे डस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया था, तो उसकी वजह से क्या होएगा, वो हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करेगा, मतलब जैसे उसको नॉर्मली करना चाहिए वैसे नहीं करेगा, और ज़्यादा हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करेगा, ताकि जिस वजह से बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आएंगे। थर्ड स्टेप है मसल विद इन एयरवे कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एयरवे की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फॉर जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब जो स्पाज्म का मतलब होता है जो ब्रोंकोल्स का जो एरिया होएगा वो लेस हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा यहाँ पे मेजरली 2 टाइप्स के बताए हुए हैं, एलर्जिक, जिसको हम एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज नॉन एलर्जिक और इंट्रिंसिक अस्थमा। अब एलर्जिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन सच एज हाउस डस्ट, फेदर्स, पोलन्स, फूड एक्सेट्रा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के जो इन्वायरमेंट से हमें एलर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो किसकी वजह से होती है, हाउस डस्ट होगी कोई भी, मतलब जैसे डस्ट होगी, फेदर्स की वजह से, जो पंख वगैरह नहीं होते, पोलन, फूड की वजह से, किसी फूड की वजह से किसी को एलर्जी है तो अस्थमा होने के वो कफ करेगा, डिज्निया होएगा, और अस्थमा होने के उसको पूरे पूरे चांसेस होंगे। सेकंड है नॉन एलर्जिक या इंट्रिंसिक अस्थमा। अब नॉन एलर्जिक मतलब जिससे एलर्जी नहीं होती है, नाम से ही डिनोट कर रहा है नॉन एलर्जिक। Irritants in air not related to allergies such as pollution, cold, heat, weather changes, fumes, smokers and no deodorants। मतलब जो इरिटेंट्स एयर के अंदर होते तो हैं लेकिन वो एलर्जी से रिलेटेड नहीं होते। जैसे हमारा एयर पोल्यूशन से किसी को कोई एलर्जी थोड़ी ना होती है, कोई कोल्ड है, हीट, वेदर चेंजेस, मतलब अगर मौसम चेंज हो रहा है जुकाम लगेगा बंदे के गले में भी, वो मतलब गला भी टाइट टाइट रहेगा, छाती भी टाइट टाइट रहेगी, छाती टाइट टाइट रहेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी होगी। लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट को ये चीज़ डबल होएगी और क्रोनिक होएगी, लंबे समय तक होएगी, ठीक है। या फिर कोई ड्यूरेंट्स मतलब कोई परफ्यूम्स वगैरह, स्मोकर मतलब धुएं, बीड़ी के धुएं से भी किसी को अस्थमा होने के, मतलब अस्थमा वाला पेशेंट इन सब चीज़ों से इरिटेट हो सकता है। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, या फिर जिनको हम ट्रिगर्स भी बोल सकते हैं अस्थमा के, या फिर ईटोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं अस्थमा के। सो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जो
रिस्क फैक्टर्स है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, इन्वायरमेंट का भी और जेनेटिक फैक्टर्स का भी। क्या क्या है, एयरबोर्न एलर्जीज, हाउस डस्ट माइट, पॉलन्स, एयर पोल्यूटेंट्स, फ्यूम्स, परफ्यूम्स, सिगरेट स्मोक, एक्सरसाइज इन कोल्ड। ड्राई एक्सरसाइज से बंदा थक जाएगा, खांसी होएगी तो सांस लेने में दिक्कत होएगी, वही सारा प्रोसेस चलता रहेगा। स्ट्रेस, ड्रग्स, एस्प्रिन की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वुड डस्ट, वेजिटेबल डस्ट, या फिर फार्मास्यूटिकल एजेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी किसी पेशेंट को हो सकती है। लेकिन जिनके आगे ये स्टार बनाए हुए हैं ना, ये 4 चीज़ों के आगे स्टार बनाए हैं, ये 4 कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक है एयरबोर्न एलर्जीज, सेकंड इज एयर पोल्यूटेंट्स, थर्ड इज ड्रग्स, एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वुड डस्ट या वेजिटेबल डस्ट। ये जो 4 कॉजेज हैं अस्थमा के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इनके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद अपनी मेहनत से ये नोट्स बनाए हुए हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करे हुए हैं। और अब लेक्चर की हेल्प से मैं आप लोगों को ये नोट्स समझा भी रही हूँ, ताकि आपको ना ही तो समझने में कोई दिक्कत आए और ना ही आपको कोई भी आपके सारे डाउट्स जो अस्थमा से रिलेटेड हैं वो सारे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अब पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो अस्थमा है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे इफेक्ट कर रहा है। ट्रिगर्स, अब ट्रिगर्स है मतलब जो अस्थमा कोज कर सकते हैं, कौन से, इन्फेक्शंस, एलर्जीज और एक्सरसाइज, जिसकी वजह से क्या होएगा, इम्यून एक्टिवेशन, आईजीई प्रोडक्शन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होएगा, जिसमें आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई की क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी, जिस वजह से क्या होएगा, बाइंड्स विद मास्ट सेल्स मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो जो आईजीई प्रोडक्शन जब होएगी, इम्यूनोग्लोबिन ई की जब प्रोडक्शन होएगी, तो वो किसके साथ बाइंड करेंगे, मास्ट सेल्स के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, जिस वजह से वो क्या करेंगे, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स दैट इज इसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। मतलब लिम्फोसाइट्स तो होता ही इन्फेक्शन के लिए है ना, इन्फेक्शन के से फाइट करने के लिए ये सेल्स बने होते हैं। तो रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये जो मास्ट सेल्स हैं ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे, जैसे कि इसिनोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया या फिर लिम्फोसाइट्स हो गया। तो अब ये जो अस्थमा है ये दो वे से इफेक्ट करेगा। एक है अर्ली फेज रिस्पॉन्स, मतलब जल्दी रिस्पॉन्स क्या आएगा, और लेट फेज, अगर ये देर तक हो जाता है तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो पहला है अर्ली फेज रिस्पॉन्स में ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब जो ब्रोंकल्स की जो वॉल्स है वो नैरो हो जाएंगी, म्यूकस सिक्रीशन, बलगम आने लग जाएगा, वेस्कुलेटल लीकेज, म्यूकोजल एडिमा, मतलब जो म्यूकस की लेयर है उसके अंदर सूजनपन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, ठीक है, एयरवे के अंदर क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, एयर ट्रैप, मतलब उसी के अंदर एयर ट्रैप होनी शुरू हो जाएगी, ट्रैप मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना, वीजिंग, डिज्निया, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, वही सब चीज़ें जो इसके कॉजेज थे अस्थमा के। अगर लेट फेज अस्थमा हो रहा है जो 5 से 6 घंटे तक होता है, अगर जल्दी फेज अस्थमा हो रहा है, अस्थमा का अटैक किसी को आ रहा है, वो लास्ट करेगा 30 से 60 मिनट के बीच में, लेकिन इसका मतलब है आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में। लेकिन अगर अस्थमा का अटैक लंबे समय तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका अस्थमा है वो कब से आएगा, 5 से 6 घंटे के बीच में उसका अटैक होएगा। अगर 5 से 6 घंटे तक अस्थमा का अटैक आ रहा है, उस वजह से क्या होएगा, इन्फिल्ट्रेशन विद इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स की क्या हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी ब्रोंकियल वॉल की। ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, मतलब जो ब्रोंकाइज है वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, और 1-2 दिन के बाद क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी किसकी, मोनोसाइट्स की भी और लिम्फोसाइट्स की भी। पहले तो सिर्फ इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स की हो रही थी, लेकिन 1-2 दिन बाद क्या होएगा, जब अस्थमा अपना आगे आगे अक्कर करता रहेगा तो इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी मोनोसाइट्स की भी और लिम्फोसाइट्स की भी। नेक्स्ट है अस्थमा के लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है वीजिंग, डिस्निया, कफ, चेस्ट टाइटनेस, एक्सपायरेशन में ऑल्सो भी
प्रोलोंग मतलब ये सारे वही कॉमन जिससे करेक्टराइज हो रहा था कि अस्थमा है, तो वही सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, सारे रेस्पिरेटरी वाले। अब और क्या आ सकता है? चेस्ट प्रेशर, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई मेरे चेस्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मतलब मेरा चेस्ट प्रेशर है, ठीक है, कंप्रेस कर रहा है कोई मेरी चेस्ट को। पेशेंट को एनजाइटी होगी, अर्ली अवेकनिंग मतलब वो ढंग से सो नहीं पाएगा। फास्ट हार्ट रेट, जो उसका हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाएगा, डेट इज टेकी। फास्ट हार्ट रेट का मतलब होता है टेकी टैकीकार्डिया। थ्रोट में इरिटेशन, मतलब जो उसका गला है उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक इरिटेशन होने से लगेगी, या तो उसका जो थ्रोट है वो सोर हो सकता है, या उसका थ्रोट मतलब उसमें इचिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके थ्रोट में आ सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अस्थमा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज़ के अंदर करवाएंगे, जिसमें हम पेशेंट को क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी। ब्रोंकोडायलेटर कुछ ड्रग्स देंगे, दो टाइप के ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स का मतलब होता है जो हमारी जो ब्रोंकल की जो वॉल्स नैरो हो रही थी उनको क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको डायलेट करेंगे, मतलब उसको नैरो नहीं होएगा, वो उसके स्ट्रक्चर को बढ़ा देगा, जिस वजह से जो एयरवे का पैसेज है वो इजीली हो पाएगा। नेक्स्ट है पीक रेस्पिरेटरी फ्लो रेट, मतलब उसका रेस्पिरेटरी फ्लो रेट भी पेशेंट का चेक करेंगे। चेस्ट एक्सरे तो करवाएंगे ही करवाएंगे, एबीजी मेजरमेंट्स करवाएंगे, जिसके अंदर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका पीएच लेवल देखेंगे ब्लड के, ठीक है, और HO3 भी देखेंगे पेशेंट का एबीजी एनालिसिस की मेजरमेंट में। स्किन एलर्जी टेस्ट करेंगे, मतलब कि उसका एक स्किन एलर्जी क्यों टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो अस्थमा है वो एलर्जिक भी था और नॉन एलर्जिक भी था। जो एलर्जिक अस्थमा अगर किसी को है तो उस वजह से हम उसका स्किन एलर्जी टेस्ट करेंगे कि पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, उस चीज़ को चेक आउट करने के लिए, उस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए। ब्लड लेवल्स चेक करेंगे किसके, इसिनोफिल्स के और इम्यूनोग्लोबिन ई के, जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, जिसको इम्यूनोग्लोबिन ई को। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट फॉर अस्थमा। पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे, जिसमें आ जाएगा कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। ये क्या करेंगे, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम से ही है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। मास सेल स्टेबलाइजर्स देंगे, क्रोमेलाइन एंड नेडोक्रोमिल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे जो शॉर्ट एक्टिंग होगी, इप्राट्रोपियम। ब्रोंकोडायलेटिस बीटा 2 एड्रोनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे। इसके बाद ना मैं फार्माकोलॉजिकल के लेक्चर्स, फार्मेसी के मतलब लेक्चर्स भी डालूंगी, जिसमें मैं हर एक ड्रग की क्लासिफिकेशन बताऊंगी, उनके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, मोड ऑफ एक्शन, सब कुछ मैं आगे मतलब वीडियोस जैसे डालती रहूंगी। तो मैं हर एक ड्रग की क्लासिफिकेशंस भी डालूंगी, जिस वजह से आपको कौन सी ड्रग्स के अंदर कौन सी कैटेगरी, जैसे एंटी कैंसरस ड्रग फॉर एग्जांपल है, तो इस कैटेगरी के अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं, वो आपको सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। इसलिए मैं आगे वीडियोस उस चीज़ के लिए भी डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। अब नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को नर्सिंग डायग्नोसिस है, मतलब अस्थमा है सॉरी, तो हम क्या उसके नर्सिंग डायग्नोसिस कर सकते हैं। फर्स्ट डायग्नोज आता है इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म एक्सरसाइज एंड म्यूकस प्रोडक्शन। मतलब जो उसका एयरवे वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, किस वजह से, क्योंकि एक तो जो उसकी ब्रोंकल की वॉल्स है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, जो उसकी वॉल्स है वो नैरो हो गई है, ठीक है। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, उसकी ब्रोंकल्स की वॉल्स में एक्सेसिव म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है, तो इस वजह से हम पेशेंट को कहेंगे कि उसको स्टीम दे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएं, कंफर्टेबल पोजीशन दे, सेमी पोलर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोज है एंजाइटी रिलेटेड टू डिफिकल्ट ब्रीदिंग, एक्चुअल लॉस ऑफ कंट्रोल एंड फियर ऑफ सफोकेशन। मतलब पेशेंट को एंजाइटी होगी, उसको एक डर सा रहेगा, घबराहट से होने लग जाएगी, क्योंकि उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, और उसका एक्चुअल लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब उसका जो कंट्रोल है खांसी को अपनी रोकने का वो खत्म हो चुका है, और फियर ऑफ सफोकेशन मतलब वो उसको एक घुटन घुटन सी महसूस होगी, और उसको डर भी लगेगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं।
थर्ड डायग्नोज बन सकता है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू ऑल्टर्स ऑक्सीजन सप्लाई, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ एयरवेज एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो इसका मतलब क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज है, O2 CO2 का बाहर जाना और O2 का जो अंदर आना है, ठीक है, वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्टर्ड हो जाएगी, ठीक है, जिस वजह से पेशेंट को डिजनिया होएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एयरवेज के अंदर। जब एयरवेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, इसमें से पानी जाना है, लेकिन जब यहाँ पे हमने एक पत्थर रख दिया, तो पानी तो प्रॉपर नहीं जा पाएगा ना, अच्छे से नहीं जाएगा, और जितनी स्पीड से पानी जा रहा था उतनी स्पीड से पानी नहीं जाएगा। इसी वजह से ये भी चीज़ है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी उसके अंदर म्यूकस फंस जाएगा, बलगम जब एयरवेज के अंदर फंस जाएगा, तो फिर प्रॉपर ए मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस भी प्रॉपर कैरी आउट नहीं होगा। इस वजह से हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन भी पेशेंट की कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्नोज है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्निया, स्पूटम प्रोडक्शन एंड एनोरेक्सिया। मतलब जो पेशेंट का न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डिज्नी हो रहा है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और स्पूटम प्रोडक्शन, स्पूटम का मतलब होता है बलगम, ठीक है, उस पेशेंट को बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, और पेशेंट को एनोरेक्सिया भी हो रहा है, मतलब भूख ही नहीं लग रही है, तो फिर वो खाना ही नहीं खाएगा, जिस वजह से जो उसकी बॉडी है, उसका जो वो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी, और उसकी बॉडी के लिए उसको डाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट डायग्नोस है रिस्क फॉर इंक्रीजिंग अटैक ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलेटेड टू एक्सपोजर टू एलर्जेंस। उसको एक रिस्क रहेगा, किस चीज़ का रिस्क रहेगा, कि उसको कहीं अटैक ना आ जाए जब वो एक्सपोजर करेगा, किससे? एलर्जी से। और ये एलर्जी से एक्सपोजर कहाँ करेगा, किसको हो रहा है ये? एलर्जिक वाले पेशेंट को, मतलब जिसको एलर्जिक अस्थमा हो रहा है ना, उस वाले पेशेंट को ये हो रहा है कि कहीं वो एलर्जी से मतलब एक्सपोजर ना करे, और उसको अटैक ना आ जाए एलर्जी से एक्सपोजर करने के बाद। नेक्स्ट डायग्नोस है रिस्क एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस में बी रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। मतलब एक्टिविटी इंटॉलरेंस मतलब जो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह या उसकी प्रॉपर जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो भी कम हो जाएंगी। किस वजह से? क्योंकि एक इम्बैलेंस हो गया है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई के बीच में, और उसकी जो ऑक्सीजन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वो कोई भी काम में ध्यान ना ही तो अच्छे से कर पाएगा, और ना ही अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर पाएगा, जिस वजह से हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ब्रोंकोडायलेटस पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, उसको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये जो मैंने लास्ट में तुम्हें इंटरवेंशंस बताई है 3-4, ये सारी पे अप्लाई होता है, मतलब सब पे ये चीज़ें, सारे डायग्नोसिस पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ओके, सो वी आर ओवर विद दिस अस्थमा। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो और वीडियो समझ आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।